गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक नॉन पैरामीट्रिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसे कार्ल पियर्सन के द्वारा सन 1900 में डेवलप किया गया था। अब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है वो देख ली जाए। इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नॉट बेस्ड ऑन एनी एजम्पशन। यह एक अप्राचल जाँच है जो किसी भी प्रकार की मान्यता पर आधारित नहीं होता है। This test is based on frequencies and not on the parameters like mean and standard deviations. मतलब यह टेस्ट मुख्यतः आवृत्तियों पर आधारित होता है, फ्रीक्वेंसीज पर आधारित होता है, न कि किसी पैरामीटर या प्राचल पर, जैसे कि प्राचल क्या थे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। This test can also be applied to a complex contingency table with several classes. इसमें एक कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया जाता है जिसमें अलग अलग क्लासेस या वर्ग दिए होते हैं। ये कॉन्टिजेंसी टेबल क्या है ये आपको आगे के डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा। इट नीड्स लेस मैथमेटिकल डिटेल्स एंड कैलकुलेशन। इसमें अपेक्षाकृत कम गणितीय आकलन या फिर कैलकुलेशंस की आवश्यकता होती है। इन जनरल वी यूज़ दिस टेस्ट टू मेजर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एन एज्यूम्ड हाइपोथेसिस। अगर हमने कोई हाइपोथेसिस एज्यूम करी हुई है तो हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो काई स्क्वायर के द्वारा क्या किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है। अब चलिए इसको हम एक सैम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए एक सैम्पल सर्वे किया गया। इन अ सैम्पल सर्वे ऑफ पब्लिक ओपिनियन आंसर टू द क्वेश्चन। एक सैम्पल सर्वे किया गया पब्लिक ओपिनियन का और उसमें कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं इनको आप आंसर करिए। ये क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था डू यू ड्रिंक, क्या आप मद्यपान करते हैं, और दूसरा था आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर, कि क्या आप मद्य या शराब की बिक्री के स्थानीय विकल्प के पक्ष में हैं। मतलब कि क्या लोकल लेवल पे शराब की बिक्री होनी चाहिए। शराब की बिक्री यूजुअली क्या होता है कि एक जगह कोई दुकान होती है, वहाँ से जिसको लेना होता है वो लेता है। ऐसा नहीं है कि किराने की दुकान की तरह, सब्जी की दुकान की तरह या दूध की दुकान की तरह हर जगह लोकल लेवल पे इनका डेवलपमेंट रहता है। तो यही पूछा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि डू यू ड्रिंक, और दूसरा है कि आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर, कि क्या आप शराब की स्थानीय बिक्री के पक्ष में हैं। तो अब इससे आपको सबसे पहले क्या करना है कि हाइपोथेसिस बनानी है। वैसे ही आपकी दो हाइपोथेसिस बनेंगी। पहली हाइपोथेसिस आपकी क्या बनेगी, नल हाइपोथेसिस बनेगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, द लोकल ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर डजंट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ड्रिंक। मतलब शराब की बिक्री का स्थानीय विकल्प व्यक्तिगत पेय पर निर्भर नहीं करता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर लोगों को मद्यपान की आदत है तो इस आदत से शराब की स्थानीय बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर मद्यपान की आदत नहीं है तो भी इसका प्रभाव शराब की स्थानीय बिक्री पर नहीं पड़ेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो अब आइए दूसरी हाइपोथेसिस आपकी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, द लोकल ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ड्रिंक। इसमें क्या कह रहा है कि शराब की स्थानीय बिक्री पर स्थानीय बिक्री किस पे डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल ड्रिंक पे। लोग कितना शराब पीते हैं, उनकी क्या शराब पीने की आदत है, उस पे वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर लोगों को ज़्यादा शराब पीने की आदत है तो क्या होगा, लोकली लोग चाहेंगे कि वो उसका स्थानीयकरण हो जाए, किसका, शराब की दुकानों का। तो इसमें पहली नल हाइपोथेसिस में ये हुआ कि लोगों की जो ड्रिंकिंग हैबिट है उसका वो उस पर डिपेंड नहीं है शराब की स्थानीय बिक्री। और दूसरी हाइपोथेसिस में ये हुआ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि ड्रिंकिंग हैबिट जो है उस पर डिपेंड करती है स्थानीय बिक्री। अगर ड्रिंकिंग हैबिट ज़्यादा है तो स्थानीय बिक्री बढ़ जाएगी, ये बढ़ावा देगी शराब के सेल को। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, अब हमें क्या करना है, काई स्क्वायर को कैलकुलेट करके ये देखना होगा कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंट है।
ठीक है। ऑब्जर्व हमने पहले ही बताया था कि ऑब्जर्व किया गया है और क्या एक्सपेक्ट किया गया है, इसी का डिफरेंस निकालना है, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ में निकलता है। तो हमने हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें क्या करना है, काई स्क्वायर के माध्यम से फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस है उसको मेज़र करना है। थ्योरेटिकली क्या होता है, ये डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और कुछ सैम्पलिंग एरर की वजह से ये ज़ीरो से कुछ वैरी करता है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, काई स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन इन अ ब्रैकेट एफ ई माइनस एफ ओ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई, जहाँ पे एफ ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एफ ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो सैम्पलिंग सर्वे के दौरान मिल गई है और बचा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कैसे मिली है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो बचा आपका क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें एक कंटिजेंसी टेबल बनाना होगा। कंटिजेंसी टेबल के बारे में पहली स्लाइड में बात की थी, अब देखिए वो है क्या, जिसमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के आधार पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए, ये 2x2 का कंटिजेंसी टेबल है, ठीक है। अब देखिए, अब कंटिजेंसी टेबल है क्या, ये 2x2 का कंटिजेंसी टेबल जो दिखा रहे हैं, इसमें रोज़ और कॉलम में वैल्यूज़ को लिखा जाता है। अब स्लाइड पर दिए हुए टेबल को देखिए, इसमें क्या है, 2x2 का कंटिजेंसी टेबल है जिसमें रोज़ और कॉलम बने हुए हैं और उसमें वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। तो इसमें जो f है वो फ्रीक्वेंसीज़ को डिनोट कर रहा है, जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो है, ठीक है। जो f दिखा रहा है आपको, जो F11 F12, ठीक है। तो इसमें जो f है वो फ्रीक्वेंसीज़ को डिनोट कर रहा है और इस कंटिजेंसी टेबल में जो फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई हैं वो क्या है, आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक्सपेक्टेड नहीं है। अर्थात अगर आपने कुछ स्टडी की है तो आपको इसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ प्राप्त हुई हैं वो इस टेबल में रहेंगी, आपने जो ऑब्ज़र्व किया है वो इस टेबल में रहेंगी। अब पिछली स्लाइड के लास्ट पॉइंट को आप जब देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पिछली स्लाइड का लास्ट पॉइंट क्या है, हाँ, वी यूज़ द काई स्क्वायर टेस्ट टू मेज़र द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया और जो ऑब्ज़र्व किया उसे मेज़र करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस टेबल में हमें क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ तो मिल रही हैं, इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करना है, जिसे एफ ई से डिनोट करते हैं, एफ स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। इसके लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को सेल वाइज, अलग अलग सेल दी हुई है, बॉक्सेस हैं जो, जिनको सेल कहते हैं, इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, सेल वाइज कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होगा, एक फार्मूला नहीं होता है। जैसे आगे अभी देखिए, आप पता चलेगा। जैसे देखिए, पहली सेल का मतलब सेल 11 या सेल F11 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। पहली सेल का मतलब क्या है, देखिए F11 ये आपकी पहली सेल मानी जाएगी, ठीक है। तो पहली सेल के लिए या F11 सेल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, N1 इंटू N3 डिवाइडेड बाई N। इसी तरह दूसरी सेल आपकी क्या हो जाएगी, F12, इसके लिए आपका क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे देखिए, सेल में आपको F12 दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला जो आप लगा रहे हैं वो FE12 तो F12 क्या है, आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और आपको निकालना क्या है, FE12 मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो दूसरी सेल के लिए आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा N1 इंटू N4 डिवाइडेड बाई N। फिर आपकी तीसरी सेल के लिए F21 इक्वल्स टू N2 इंटू N3 डिवाइडेड बाई N। चौथी सेल F22 के लिए N2 इंटू N4 डिवाइडेड बाई N होगा। इस तरह से जब हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होंगी तो हम क्या करेंगे, इन्हीं फार्मूला को लगा के उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। किस तरीके से काई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया करना है,
अब दिए हुए एग्जाम्पल पे आइए, क्या एग्जाम्पल था आपका? दोनों क्वेश्चन, अब सैम्पल सर्वे दिए हुए एग्जाम्पल में क्या है, सैम्पल सर्वे में दिए गए दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हमें मिले हैं वो हाँ या ना में थे। आइए इधर, ये हमने अपना कंटिजेंसी टेबल बना लिया है, किसके आधार पे, जो हमें क्वेश्चन मिला था, दो क्वेश्चन थे ना, डू यू ड्रिंक और एंड डू यू आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑफ ड्रिंक, ठीक है। तो जो मिला था वो आंसर हमको क्या था, हाँ या ना में था। क्वेश्चन आप फिर से देखिए, वो क्वेश्चन क्या थे, डू यू ड्रिंक एंड आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हमें पब्लिक से मिले थे वो यहाँ पे हमने हाँ या ना में लिखे, जिनके आधार पर हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक कंटिजेंसी टेबल बना लिया। देख रहे हैं कंटिजेंसी टेबल, स्लाइड पे देखिए। इस टेबल में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए इसमें उसे कैसे अप्लाई करना है। सेल 1 या सेल 1 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है FE1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, N1 इंटू N3 डिवाइडेड बाई N को यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू आपकी 87 है, फिर N3 की वैल्यू देखिए कितनी है, 74 है ना। फिर उसके बाद आपका N की वैल्यू कितनी है, 111। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 58। इसी तरीके से हम दूसरी सेल F12, तीसरी सेल F21 और चौथी सेल F22 सेल की FE या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगी आपकी 29, 16 और 8 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ काई डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दोनों फ्रीक्वेंसीज मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में इन्हें आप काई स्क्वायर के फॉर्मूला में अरेंज करिए और काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसको स्लाइड पे दिखाया गया है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, काई स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन इन अ ब्रैकेट FE माइनस FO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। चूँकि फॉर्मूला में समेशन का साइन है, इसीलिए हमें FE माइनस FO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE को हर सेल के हिसाब से ऐड करना होगा। मतलब फर्स्ट सेल की देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 58 माइनस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 56 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 50 प्लस दूसरी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 29 माइनस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 31 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 29। इसी तरह से सेल 3 और 4 की वैल्यूज़ को भी ऐड करना होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लिया और काई स्क्वायर टेस्ट फिर उसको निकाला। काई स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी आपकी लास्ट में। तो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू इस टेस्ट में कितनी आई, 0.957, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना होगा। अब चूँकि टेबल में दोनों तरफ नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं आपके, 2 हैं, ठीक है। 2 ही है, येस और नो, और इसके बाद में टोटल किया गया है। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स मतलब स्मॉल n होगा आपका, कैपिटल N पे मत जाइएगा, कैपिटल N तो आपका 111 है। तो स्मॉल n आपका क्या होगा, 2 होगा। दोनों तरफ से आपका क्या है, 2 है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे उतनी बार आप n-1 करेंगे। तो स्मॉल n इसमें 2 है तो हम 2 बार n-1 करेंगे। अगर 3 होता तो 3 बार हम स्मॉल n-1 करते। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका स्मॉल n-1 इंटू स्मॉल n-1। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 2, और दूसरे स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 - 1 इंटू 2 - 1 इक्वल्स टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप आ जाइए
काई स्क्वायर के क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर के टेबल में। अब काई स्क्वायर के टेबल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वन टेल टेस्ट में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो वैल्यू है वो है 3.841। दिख रहा है ना आपको कितनी वैल्यू है आपकी? 3.841, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू 0.957 से बड़ी है या ज़्यादा है। इसीलिए तो अगर आपकी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने नल हाइपोथेसिस जो आपकी थी वो क्या थी? द लोकल ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर इज़ नॉट डिपेंडेंट विद द इंडिविजुअल ड्रिंक। मतलब शराब की स्थानीय बिक्री पर व्यक्तिगत मद्यपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।